हेलो थ्री एन फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कियान यान किस ट्राइब से थी, जिसमें आप सभी लोगों ने काफी सही आंसर्स दिए हैं और कियान यान ब्लू ईगल ट्राइब से ही है। इससे पता चलता है कि आप लोग रिवर्स को काफी ज्यादा कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं और आप लोग को चीजें याद हैं। तो हम लोग हर दिन एक या दो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिसके आप लोग को आंसर देने हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि लोग कितना ज्यादा फेमिलियर है रिवर्स से। तो चलो अब अपन लोग लौटते हैं अपने एपिसोड पे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई और सजेशन हो तो मुझे दे दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो मैं एक काम करूंगा, छोटे छोटे 4 वीडियोस या 3 वीडियोस को क्रिएट करके डाल दूंगा, क्योंकि जल्दी अपलोड कर पाऊं। और जो भी होगा देखेंगे, आप लोग टेंशन मत लेना। तो चलो सीधा एपिसोड पे लौटते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि जोयान ने यूज किया था एंग्री बुद्धा लोटस को, और उसके वजह से एंग्री बुद्धा लोटस के फ्लक्चुएशन के कारण जितने भी डाउडी लेवल के वॉरियर होते हैं सब मर जाते हैं, और वहां पे बचते हैं केवल 3 लोग, बाई इंग, जुओ वेटांग और जुओ लिंग। जहां जुओ लिंग जुओ वेटांग को मार देता है और बाई इंग सोचता है कि वो जुओ लिंग की लंका लगा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक्स्ट्रा अलर्ट था। जिसके बाद हमें जियोयान और वो नरवाल स्नेक दिखाया जाता है, जो कि वह जगह से गायब थे और उन्हें बचा लिया गया था सिस्टर लिंग बिंगजुआन के कारण। जहां जियोयान को जब होश आता है तो वो अपने सामने खूबसूरत फिगर को देखता है तो बस दिल गार्डन गार्डन हो जाता है उसका। इसके बाद सिस्टर लिंग बिंगजुआन कहती है मेरी मेडिसिनल पिल, जहां बोल देता है जियान है नहीं। सिस्टर लिंग बिंगजुआन जियान पर एक अटैक करती हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि जियान गया, तो वो लोग थोड़ी सा नाराज होकर सिस्टर लिंग बिंगजुआन की तरफ देखते हैं। या सिस्टर लिंग बिंगजुआन कहती तुमसे किसने कहा कि मैं इसे मारने वाली हूँ, वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। और ऐसे ही फिर उनका कन्वर्सेशन चलता है। जियान उनके इशू को रिजॉल्व कर लेता है। सिस्टर लिंग बिंगजुआन जियान की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, जो कि उसकी पावर की होती है। और इसके बाद जियान उनसे प्रॉमिस करता है कि 2 साल बाद वो उन्हें मेडिसिनल पिल दे देगा। अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लो, जो कि कमाल धमाल और लाजवाब था। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहां हमने वो एपिसोड एंड किया था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है सिस्टर लिंग बिंगजुआन, जो कि जॉन की तरफ देखते हुए कहती हैं क्योंकि हमने मेडिसिनल पिल के मैटर को रिजॉल्व कर लिया है तो अब हमें इस बात आदमी के बारे में बात करनी चाहिए। और इसके बाद वो नरवाल स्नेक की तरफ इशारा करती हैं, और जैसे ही सभी लोग नरवाल स्नेक को देखते हैं तो उनके तो फेस इंप्रेशन ही डाउन हो जाते हैं। जिसके बाद त्यानिन की तिगड़ी तुरंत ही कहती है एक डाउडी, और इसके बाद एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन सभी को पता था कि सिस्टर लिंग बिंगजुआन को छोड़ दिया जाए तो जाइलिंग माउंटेन रेंज में उनसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि ये नरवाल स्नेक भी 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था। ये डाउडी क्लास पे कब पहुंच गया उनमें से किसी को भी पता नहीं था। साथ ही उन्हें पता था कि ये केवल नॉर्मल डाउडी नहीं बल्कि 4 स्टार डाउडी है, और एक बार जब ये सभी पावर को ये स्वैलो कर लेगा जो उसकी बॉडी के ऊपर है तो उसकी पावर 6 स्टार डाउडी लेवल के आसपास होनी चाहिए। हालांकि सिस्टर लिंग बिंगजुआन बिल्कुल शांत होते हैं क्योंकि उनके लिए डाउडी लेवल बिल्कुल चींटी के बराबर था, लेकिन इस काई ईगल की टिकड़ी के लिए काफी बड़ी चीज थी। हालांकि तभी जॉन कहता है हे मेरे तीनों भाइयों, तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, बस नरवाल इसने कुछ किस्मत वाला था। और इसके बाद उन्हें डिटेल में डेसोलेट टॉम के अंदर हुई हर एक चीज को बता देता है, जो सुनकर स्काई ईगल और बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि वास्तव में नरवाल स्नेक को डेसोलेट टॉम के ओनर की डुइको इनहेरिटेंस मिल गई थी, और यही रीजन था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। जुआन को ये पता था कि डुइको इनहेरिटेंस के बाद नरवाल स्नेक को जागने में काफी लॉन्ग टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसे ये पूरी एनर्जी रिफाइन करनी है। हालांकि जो नरवाल स्नेक के लिए काफी ज्यादा खुश भी था। जिसके बाद वो तीनों लोग जुआन की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जुआन हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, लेकिन जुआन के संपर्क में यानी कि कांटेक्ट में जितने भी लोग थे वो डाउडी लेवल के ऊपर के थे। साथ ही साथ जोयान के पास जो चीजें थी, चाहे वो नरवाल स्नेक हो या नॉर्दर्न किंग, वो भी डाउडी लेवल के पावर हाउस थे। यहाँ तक कि जोयान की वजह से जाइलिन माउंटेन रेंज की क्वीन लेंग बिंग जुआन ने भी एक्शन लिया था जोयान को बचाने के लिए, जो कि उनकी सोच से भी ज्यादा परे था। उन्हें पता था पास्ट में सिस्टर लेंग बिंग जुआन किसी भी इंसान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, बल्कि वो तो इंसानों को मार डालती थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब जोयान के बाद सिस्टर लेंग बिंग जुआन के बिहेवियर में चेंज आया था, जो देखकर सभी को पता चल गया था कि जियान कुछ तो खास है। वरना जाइलिन माउंटेन रेंज की क्वीन, जिनकी पावर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच गई है, जो यान के लिए इतनी ज्यादा जल्दी कार्यवाही नहीं करती। हालांकि तभी जॉन कहता है नरवाल स्नेक को मेरा फ्रेंड माना जा सकता है भाइयों, हालांकि मेरे पास काफी सारे काम हैं और मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता। इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप तीनों इसकी देखभाल कर सकते हैं। जोयान की सीरियस वर्ड को सुनकर वो तीनों लोग बस सिर हिलाने ही वाले थे कि अचानक चारों तरफ की जगह कांपने लगती है और चारों तरफ कोल्ड एयर फैलने लगता है। जिसके बाद सिस्टर लिंग बिंगजुआन कहती है मैं हूं ना, मैं इसकी रक्षा करूंगी, तुम मुझसे बोलो। आई मीन सिस्टर लिंग बिंगजुआन कहती हैं इस छोटे साथी को तो मेरी देखभाल पे छोड़ दो, क्योंकि इसकी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ अगर एक बार ये ब्रेक थ्रू कर लेता है तो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा और ये तीनों लोग उसके लिए कोई भी मैच नहीं होंगे। इसलिए इसकी रक्षा के लिए तुम इसे मेरी देखभाल में छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
साथ ही इसे मेरे बंधक के रूप में भी माना जा सकता है। अगर तुम एग्रीमेंट को तोड़ते हो तो मैं इसका यूज तुम्हारे खिलाफ कर सकती हूँ। और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल जियोयान की तरफ पास कर देती है। सिस्टर लिंग बिंगजुआन की बात को सुनकर जियोयान हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देता है, क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए जियोयान तुरंत ही अपने दोनों कंधे उठा देता है और कह देता है ठीक है। ये देखकर सिस्टर लिंग बिंगजुआन अचानक ही एक प्यारी सी आइकॉनिक स्माइल करती हैं, जो किसी के भी दिल की हार्ट बीट बढ़ा सकती थी। इसका ईगल की तिगड़ी जब सिस्टर लिंग बिंगजुआन के फेस में ऐसे चेंजेस देखती तो अचानक ही चौंक कर सीधा ही जियोयान की तरफ देखने लगती है और इसके बाद अपना सिर नीचे कर लेती है। जिसके बाद इनके दिल में एक ही चीज चल रही होगी, क्या क्या देखना पड़ता है कभी कियान यान, अब सिस्टर लिंग बिंगजुआन, ये लड़का क्या करने वाला है। हालांकि जियोयान ने नरवाल स्नेक का जो मामला था वो सुलझा लिया होता है, तो इसका मतलब था अब जियोयान को जाने का टाइम था। इसे जियोयान तुरंत ही अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए सिस्टर लिंग बिंगजुआन की तरफ देखता और कहता है, मैं जियोयान फ्यूचर में आपके इस एहसान को जरूर चुका दूंगा। हालांकि अभी मेरे पास और भी काफी सारे काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा। जियोयान की वर्ड्स को सुनकर स्काई ईगल की तिकड़ी और सिस्टर लिंग बिंगजुआन तुरंत ही जियोयान को देखती हैं और कुछ देर तक जियोयान की तरफ देखते हुए वो कहती हैं, ठीक है अब तुम जा सकते हो। हालांकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है, कि उन मेडुसा से भी पिल का प्रॉमिस किया था, जियो जियो पकड़ा दी थी। वो तुरंत ही कहती है, अगर तुमने 2 साल पहले तक मुझे बोधिसत्व रिटर्निंग पिल नहीं दी तो मैं तुम्हें तो मार ही डालूंगी, साथ ही साथ मैं इस नरवाल स्नेक को भी नहीं जाने दूंगी। उनकी वॉइस पे जियोयान तुरंत ही अपना सिर हिला देता और कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद तुरंत ही उस माउंटेन रेंज के बाहर निकलकर पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। जियोयान की आकृति के गायब हो जाने के बाद स्काई ईगल की तिकड़ी भी उठती है और सामने ग्रीट करते हुए बाहर जाने लगती है। तभी आवाज आती है रुको, और इस वॉइस के साथ ही वो तीनों लोग बिल्कुल बर्फ के खंबे की तरह जम जाते हैं और डरते हुए सिस्टर लिंग बिंगजुआन की तरफ देखते हैं। तभी वो कहती हैं, इस क्वीन ने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी, तुम लोग वास्तव में जाने की हिम्मत करते हो। सिस्टर लिंग बिंगजुआन की वॉइस को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सिस्टर लिंग बिंगजुआन जियोयान के लिए पोलाइट हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्होंने लगता है सिस्टर लिंग बिंगजुआन को नाराज कर दिया। इसलिए तुरंत ही उन्हें पसीना आने लगता है। वो अपने सामने वाली पर्सनालिटी को बिल्कुल भी कम करके नहीं आंक सकते थे। हालांकि उनके सामने की ब्यूटी काफी ज्यादा क्यूट और आइकॉनिक थी और देखने में बिल्कुल सिंपल लगती थी, लेकिन उन्हें ही पता था कि ये किस लेवल की पावर हाउस है, जो कि पूरे ही वेस्ट रीजन को डराने में कैपेबल है। इसलिए वो तीनों तुरंत ही घुटने टेक कर सिस्टर लिंग बिंगजुआन को ग्रीट करते हैं। तभी वो कहती है, ठीक है उठो, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती। और इसके बाद तुरंत ही नरवाल स्नेक की तरफ देखते हुए कहती है, उसे वापस ले लाओ और फ्लेम लाइन की गुफा में रख दो। उस जगह पे वो तेजी से अपनी पावर को रिफाइन कर पाएगा और एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाएगा। सिस्टर लिंग बिंगजुआन की बात को सुनकर तो वो तीनों लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि सिस्टर लिंग बिंगजुआन ने तो कहा था कि नरवाल स्नेक को वो अपने पास रखेगी, और जियोयान के जाते ही झट से पलट गई। तभी सिस्टर लिंग बिंगजुआन उनकी तरफ देखते हुए कहती, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे जियोयान को धमकाने के लिए इस स्नेक की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद कोल्ड स्माइल करते हुए कहती हैं, वो साथ ही केवल हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है, अगर मुझे ऐसा करना भी होगा तो उसे मारने के लिए मुझे इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसे इस जगह से दूर ले जाओ, वरना मैं इसे अभी के अभी यहीं मार दूंगी। ये सुनकर तो उन तीनों के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और वो तुरंत ही सिर झुकाकर नरवाल स्नेक को उठाते हैं और चल देते हैं। उन तीनों के जाने के बाद सिस्टर लिंग बिंगजुआन उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जहाँ पे जियोयान गायब हो गया था, और इसके बाद अचानक ही उनकी फिगर भी उस जगह से गायब हो जाती है। इस टाइम पे जियोयान, जो कि उड़ रहा होता है जालिन माउंटेन रेंज के बाहर की तरफ, इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करते हुए वो काफी ज्यादा आगे तक निकल आया था। और 3 दिन बाद हमें जियोयान एक माउंटेन की चोटी पर दिखाया जाता है, जहां वो अपने कल्टीवेशन में बैठा हुआ था और आसपास की नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। सिस्टर लिंग बिंगजुआन ने हेल्प करके जियोयान की बॉडी की वाइल्ड एनर्जी को काफी हद तक रिजॉल्व कर दिया था, लेकिन वो अभी भी नेचुरल और प्योर नहीं थी, जिसे जियोयान अभी प्योर कर रहा था और अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाए। कुछ ही टाइम के अंदर जियोयान अपनी आंखें खोलता है और उसकी बॉडी काफी हद तक रिकवर हो चुकी होती है। जिसके बाद जियोयान अपनी स्टोरेज रिंग को फ्लिप करता है और उसके हाथ में दिखाई देता है एक फ्रूट, जो कि होता है सोल कैप्चरिंग फ्रूट। इस टाइम पे जियोयान जिस चोटी पर बैठा हुआ होता है उस पे सनलाइट सीधा ही पड़ रही थी, जिसके कारण ये काफी अच्छी जगह मानी जा सकती थी कल्टीवेशन के लिए। लेकिन जियोयान को नहीं पता था कि वो यहाँ पे कितने टाइम तक रुकने वाला है। और इन 3 दिनों के कल्टीवेशन में जियोयान की जो चोटें थी वो भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और जियोयान पीक लेवल पर पहुंच चुका था। हालांकि जियोयान इस जगह पे फुल प्रॉफिट उठाकर इस जगह पे कल्टीवेशन करना चाहता था, क्योंकि ये जगह फायर एट्रीब्यूट वाले के लिए कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि सनलाइट काफी अच्छी आ रही थी यहाँ पे। लेकिन जियोयान जैसे ही कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि वो अभी इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू करके आया था, जिसके कारण कुछ टाइम तक के लिए वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। जिसके बाद जियोयान उदास हो जाता है। हालांकि तभी उसकी नजर उसके हाथ के जेड के बॉक्स पर पड़ती है,
और उसे देखते ही जियान कहता है सोल कैप्चरिंग फ्रूट, अब मुझे लगता है कि मैं रैंक 3 के अल्केमिस्ट के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। जियान उस मिल्की व्हाइट फ्रूट को देख सकता था जिससे काफी नेचुरल फीलिंग्स जियान को आ रही होती है और जियान का दिल गार्डन गार्डन हो रहा होता है। जिसके बाद जियान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करके 2 हाथ क्रिएट करता है और उससे उसे सोल कैप्चरिंग फ्रूट को उठाने लगता है और इसके बाद कहता है रैंक 3 अल्केमिस्ट मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद तुरंत ही अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और गोलगप्पे की तरह उसे सोल कैप्चरिंग फ्रूट को सीधा ही निगल जाता है और जियान के गले में पहुंचते ही उसकी हेवनली फ्लेम के संपर्क पे आते ही सोल कैप्चरिंग फ्रूट तुरंत ही पिघल जाता है जैसे आइस हो और जियान की बॉडी के अंदर तुरंत ही मिल्की व्हाइट एनर्जी फैलने लगती है। साथ ही साथ जियान की बॉडी से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है जो कि आसपास की पूरी माउंटेन रेंज में फैल जाता है और मैजिकल बीस्ट इससे काफी ज्यादा प्रेशर फील करने लगते हैं। इस टाइम पे वो हिल भी नहीं रहे थे और हिलना तो छोड़ो, अगर वो हिलना भी चाहे तो भी हिल ही नहीं पा रहे थे। जॉन का स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसके बाद जॉन अपनी आंखों को बंद कर सकता था और सोल कैप्चरिंग फ्रूट को अपने डुइकी वर्टेक्स के पास ले जाता है। इस टाइम पे जोयान की बॉडी में मिल्की व्हाइट फ्लेम पूरी बॉडी में फैलने लगती है और तुरंत ही जॉन को काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर फील होने लगती है। हालांकि तभी जोयान देखता है कि ये मिल्की व्हाइट स्पिरिचुअल पावर जो कि अभी अभी उसने इसे सोल कैप्चरिंग फ्रूट से इकट्ठा की थी वो उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर के साथ मिक्स नहीं हो रही बल्कि उसी तरह इग्नोर कर रही है जैसा कि लड़कियां हम लड़कों को इग्नोर कर देती हैं। ये देखकर जॉन कहता लालत है, आखिरकार क्या हो रहा है। जॉन ने इतनी मेहनत से सोल कैप्चरिंग फ्रूट को गैदर किया था और अगर उसकी स्पिरिचुअल पावर जॉन की स्पिरिचुअल पावर के साथ मिक्स नहीं हुई तो जॉन रैंक 3 पे कैसे प्रमोट होगा और इस तरह तो ये फल बर्बाद हो जाएगा। और ये जॉन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था, इसलिए वो कहता है ओल्ड गुयू आखिरकार क्या चल रहा है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं छोटे साथी ये स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा प्योर और पावरफुल है, तुम इसे सामान्य तरीके से सीधा ही स्वैलो करके रिफाइन करना चाहते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। ये एक नेचुरल आइटम है, इसे इतनी आसानी से स्वैलो कर लेना कैसे इजी हो सकता है। और इसके बाद ओल्ड गुयू जियोयान को समझाते हैं कि अगर तुम इसकी नेचुरल पावर को पाना चाहते हो तो तुम्हें इसे रिफाइन करना चाहिए अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पिरिचुअल पावर तुम्हारी बॉडी के साथ मिलती रहेगी और इससे तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा और यही सबसे बेस्ट मेथड है। ओल्ड गुयू की बात को सुनकर जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि उसे क्या करना है और इसके बाद तुरंत ही कहता है थैंक यू ओल्ड गुयू आपके गाइडेंस के लिए, और आंखें बंद करता है और बिना किसी संकोच के अपनी बॉडी के अंदर अपनी हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करते हुए एक कुल्डरोन को इकट्ठा करने लगता है और इसके बाद अपनी बॉडी के अंदर की स्पिरिचुअल पावर जो कि अभी अभी सोल कैप्चरिंग फ्रूट से उसने इकट्ठा की थी उसे भी, हालांकि जैसे ही जोयान की हेवनली कुल्डरोन में सोल कैप्चरिंग फ्रूट इकट्ठा होता है तो उसके पास पास स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट हो जाता है, लेकिन जोयान की हेवनली फ्लेम जोयान की तरह ही साउथ की हीरो होती है और वो एक ही पंच के साथ उस स्पिरिचुअल बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद पूरी स्पिरिचुअल पावर जोयान की हेवनली कुल्डरोन में जाने लगती है और हेवनली फ्लेम की हेल्प से रिफाइन होने लगती है। तभी जोयान की हेवनली फ्लेम एक ड्रैगन में चेंज होती है और उस पूरे फ्रूट को स्वेलो करके रिफाइन की जो पावर होती है उसे काफी ज्यादा हेवीली इंक्रीज कर देती है और काफी जल्दी रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि भले ये रिफाइनमेंट काफी ज्यादा फास्ट थी लेकिन जोयान को पता था इसमें काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम लगने वाला था और जोयान प्रेजेंट टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकता था बदा सिर्फ टाइम को देने के अलावा। जोयान देख सकता था कि फायर ड्रैगन की हेल्प से वो फ्रूट स्लोली रिफाइन हो रहा है और धीरे धीरे उससे व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है जो कि जोयान की तरफ बढ़ रही है। इस टाइम पे वो रिलीज होने वाले व्हाइट कलर के धागे सीधे ही जोयान के सोल बीड के साथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और जोयान अपनी बॉडी के अंदर बढ़ती हुई स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे फील कर सकता था। हालांकि जोयान को इसमें काफी टाइम लगने वाला था और जोयान को पता था कि जैसे ये पूरा रिफाइन हो जाएगा तो उसकी स्पिरिचुअल पावर रैंक 3 में प्रमोट हो जानी चाहिए। जोयान को सोल कैप्चरिंग फ्रूट को पूरी तरीके से रिफाइन करने में कुल 3 महीने लगते हैं और इस टाइम तक जोयान का वो सोल फ्रूट जो कि ऑरेंज का साइज का था वो मटर की साइज का हो जाता है। हालांकि फिर भी इसमें काफी ज्यादा एनर्जी थी और जोयान की हेवनली फ्लेम इससे भी कंटिन्यू रिफाइन करने में लगी हुई थी। हालांकि जोयान को इस मटर के दाने को भी रिफाइन करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से रिफाइन होता है। इस टाइम पे यह बोरिंग जर्नी काफी ज्यादा बोरिंग थी, लेकिन जोयान काफी लॉन्ग टाइम से बाहर था और अब जोयान को इन सभी चीजों की आदत हो गई थी। तो जो चीजें लोगों को बोरिंग लगती थी वो जोयान के लिए कल्टीवेशन का सबसे अच्छा तरीका होता था। हालांकि स्पिरिचुअल पावर का वो आखिरी धागा जैसे ही जोयान की सोल बीड पे एंटर होता है तो जोयान जो कि कई महीनों से पालथी मारकर चुपचाप बैठा हुआ था अचानक ही बहुत बुरी तरीके से कांपने लगता है, जिसके बाद जोयान की आंखें जो कि कई 3 महीनों से बंद थी तुरंत ही धीरे धीरे खुलती और चारों तरफ काफी ज्यादा प्रेशर बहने लगता है। इस टाइम पे जोयान की बॉडी से निकलने वाले फ्लक्चुएशन के कारण आसपास की माउंटेन एरिया बुरी तरीके से कांप रहा था और उनमें
क्रैक बनने लगे थे, माउंटेन से चट्टाने लुढ़कने लगी होती हैं, जिसके बाद जो यान की स्पिरिचुअल पावर तेजी से चारों तरफ घूमने लगती है और पूरे माउंटेन रेंज को कवर करना स्टार्ट कर देती है। इस टाइम पे जॉन काफी सारे मैजिकल बीस्ट को भी चेक कर पा रहा था, जिसमें से कुछ 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर के थे, फिर कुछ 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के, और इसी तरीके से चेक करते हुए जॉन एक काफी ज्यादा बड़े वोल्केनो के पास पहुंच जाता है, जिससे काफी हैवीली पावर प्रोड्यूस हो रही थी। और उस वोल्केनो को देखकर जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि ये फ्लेम लायन का निवास होना चाहिए, और ये देखकर जॉन स्माइल करते हुए तुरंत ही उसके अंदर जाकर देखने लगता है। हालांकि जॉन जैसे ही उस वोल्केनो को एक्सेस करता है तो अचानक ही काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहां पे उसे एक फैमिलियर ऑरा भी सेंस होने लगता है, जिसकी वजह से जियोयान क्यूरियस होकर उस जगह को चेक करता है तो पाता है कि वहां पे फ्लेम लायन के अलावा एक और पावरफुल ऑरा है, जो कि नरवाल स्नेक का था। नरवाल स्नेक को देखकर जो अचानक ही चौंक जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वास्तव में नरवाल स्नेक को वो यहाँ पर देखेगा। आखिरकार लैंग बिंगजुआन नरवाल स्नेक को अपने साथ ले जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लेम लायन की केव में क्यों था? हालांकि जॉन ये चेक ही कर रहा था कि तभी अचानक आवाज आती है, कौन है जो जाइलिन माउंटेन रेंज के अंदर घुसने की हिम्मत करता है? और इसके बाद तुरंत ही 3 आंकड़े उसी साइड की तरफ देखने लगते हैं जहां से ये ऑरा रिलीज हुआ था। उन तीनों के खोजे जाने के बाद जॉन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लेता है, जो कि 1000 मील तक फैल चुकी थी। पलक झपकते ही जॉन की बॉडी के अंदर आ जाती है और जॉन नरवाल स्नेक को फ्लेम लाइन की गुफा में देखकर खुश होता है। साथ ही साथ जॉन ने एक अंदाजा लगा लिया था कि ये सब थॉट सिस्टर लिंग बिंगजुआन का होना चाहिए। उसने कहा था कि वो जॉन को डराने के लिए नरवाल स्नेक को अपने साथ ले जाएगी, लेकिन वास्तव में वो नरवाल स्नेक को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो काफी अच्छी तरीके से अपनी एनर्जी को फास्टली स्वेलो कर पाए और उसका रिफाइनमेंट स्पीड से बढ़ पाए। इसीलिए लैंग बिंगजुआन ने उसे फ्लेमलाइन की केप के अंदर रखा था, जिसका मतलब था वो दिल की अच्छी है, भले ही सामने से खड़ूस दिखती हो, वो उतनी खड़ूस है नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे स्काई ईगल की तिगड़ी के फेस इंप्रेशन उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने अभी अभी इस जगह को एक्सेस किया, इसीलिए वो कहते कितना पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है, आखिरकार वो पर्सन कौन है, हमें जल्द से जल्द इस जगह को अनाउंस करना चाहिए। हमें लगता है कि कोई रैंक 3 का एल्केमिस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद त्यानिंग तुरंत ही कहता है सावधान रहो और जाइलिंग माउंटेन रेंज के सभी मैजिकल बीस्ट को अलर्ट कर दो। इस बार लगता है कोई पावरफुल एनिमी है, चाहे कुछ भी हो हम इस साथी को कुछ भी नहीं होने दे सकते, वरना खुद को तो छोड़ो भाई जियोयान को तो छोड़ो, हम खुद को भी नहीं समझा पाएंगे। और इसके बाद वो नरवाल स्नेक की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे नरवाल स्नेक की फिक्र थी। हालांकि इस टाइम पे अपने स्पिरिचुअल पावर्स को वापस ले लेने के बाद जियोयान का दिल भी गार्डन गार्डन हो चुका था, क्योंकि उसने अपने सोल बीट के अंदर बढ़ती हुई स्पिरिचुअल पावर को फील कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा होने वाली थी। और इतनी तो हो ही गई थी कि जियोयान ऐसे स्पिरिट पिल और बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को रिफाइन कर सकता था। हालांकि ऐसी स्पिरिट पिल को रिफाइन करने के लिए जियोयान ने स्पिरिचुअल पावर को तो पा लिया था, लेकिन अभी भी एक चीज थी जो जियोयान को चाहिए थी, और वो था फायर प्लम फ्रूल, जो कि आइस स्पिरिट पिल को रिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में से एक था। हालांकि जियोयान को आइस स्पिरिट चिल लिक्विड भी चाहिए था, लेकिन वो तो सिस्टर लिंग बिंगजुआन से ही उसे मिलने वाला था। बट फायर प्लम फ्लावर के बारे में जियोयान को कुछ भी पता नहीं चला था जब से वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर आया था। ये चीज जियोयान के लिए काफी बड़ी समस्या बन चुकी थी। हालांकि जियोयान समझ जाता है कि वो इसे सिर्फ धीरे धीरे ही ढूंढ सकता है, जिसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है और उसके हाथ में एक एशियंट स्क्रोल दिखाई देता है, जो कि जियोयान ने उसी एशियंट डेसोलेट टेंपल से पाया था। और उस स्क्रोल को देखकर अचानक जियोयान काफी सरप्राइज और खुश होता है। जिसके बाद जियोयान उसे धीरे धीरे ओपन करता है तो इसमें कुछ ड्रैगन स्नेक टाइप के वर्ड लिखे होते हैं, और उसे पढ़ने के बाद जियोयान को उसमें एक स्किल का नाम मिलता है, जो की होती है 4 मैनिफेस्टेशन स्किल। और इसे पढ़ते ही जियोयान थोड़ा सा अजीब सा फील करता है, और इसके बाद उस स्क्रोल को पूरी तरीके से खोल देता है तो उससे 4 लाइट की रेज निकलती हैं, जो कि जियोयान के सामने 4 फिगर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि सभी ह्यूमन फिगर की तरह ही लग रही थी, लेकिन बहुत छोटी थी। और इस टाइम पे ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रही होती है, और चारों तरफ उनके गोल्डन लाइट फ्लैश हो रही थी। अपने सामने इन चारों ह्यूमन फिगर को देखकर जियोयान बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि जियोयान को नहीं पता था कि आखिरकार ये डुइकुई मेथड है या डुई स्किल है, और आखिरकार इसका यूज कैसे होने वाला है। इसलिए जियोयान कहते हैं ये वास्तव में क्या है। जियोयान देख सकता था कि इन चारों इल्यूजनरी फिगर के क्रिएट हो जाने के बाद जियोयान के हाथ का स्क्रोल पूरी तरीके से खाली था, और इन चारों ह्यूमन फिगर में जियोयान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और आखिरकार काफी देर तक सोचने के बाद जियोयान अपने हाथ को एक इल्यूजनरी फिगर की तरफ बढ़ा देता है। जैसे जियोयान अपने सामने की उन 4 पपेट में से एक को छूता है तो अचानक जियोयान के सोल बीट से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर जियोयान की बॉडी से रिलीज होकर उस ह्यूमन फिगर की तरफ जाने लगती है, जिसके कारण जियोयान को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और जियोयान बस चिल्लाने ही वाला था कि अचानक वो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, और उस जगह को देखकर जियोयान का मुंह धीरे धीरे खुल जाता है। उसके चारों तरफ एक गोल्डन बर्ड था और चारों तरफ गोल्डन लाइट ही फैली हुई थी। जियोयान को समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार किस जगह पर आ गया। जिसके बाद आसपास की जगह को देखते हुए जियोयान तुरंत ही कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है।
हालांकि आसपास देखने के बाद जॉन को अपने सामने 4 गोल्डन रिंग दिखाई देती है कि जो तेजी से साइन हो रही थी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो देखकर जॉन सीरियस होते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद जॉन गुस्सा आता है और वो अपनी डुईकी को चार्ज करने ही वाला था कि तभी अचानक उसे फील होता है कि वो अपनी डुईकी को कंडेंस नहीं कर पा रहा। जिसके बाद जॉन कहता है व्हाट द हेल। जॉन ने फील किया था कि वो इस जगह से जा ही नहीं पा रहा और साथ ही साथ उसका कनेक्शन आउटर वर्ल्ड से पूरी तरीके से कट चुका है और अगर जियोयान को इस जगह के बारे में पता नहीं चला तो वो कभी भी इस जगह से बाहर जा ही नहीं पाएगा, जो सोचकर जॉन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। हालांकि तभी जॉन के सामने का एक जगह क्रैक होती है और उससे गोल्डन कपड़े पहने हुए एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। उस ओल्ड मैन को देखकर जॉन के फेस इंप्रेशन अचानक ही बदल जाते हैं और वो घबराते हुए कुछ कदम तक पीछे हट जाता है। जियो यान प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे सब कुछ अजीब फील कर रहा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा अलर्ट था और उसे नहीं पता था कि आखिरकार ये ओल्ड मैन क्या चाहता है। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन कहता है चिंता मत करो छोटे साथी, ये ओल्ड मैन अब सिर्फ सोल का एक क्लस्टर है। मैं बस मौत के दरवाजे में उस पर्सन का इंतजार कर रहा था जिसे ये स्क्रोल मिलने वाला था। मैं यहाँ किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जब उस ओल्ड मैन ने देखा कि जॉन पीछे हट रहा है तो वो ओल्ड मैन स्माइल करते हुए जियोयान को बोलता है और इस टाइम पे उसके चेहरे पर जो स्माइल होती है वो काफी ज्यादा फैमिलियर लग रही थी। उस ओल्ड मैन के चेहरे के इंप्रेशन को देखकर जियोयान एक सांस लेता है और उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है एल्डर, आपने कहा कि आप किसी का वेट कर रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो पर्सन कौन है? जिस पे एल्डर कहते हैं एक काफी ज्यादा लकी पर्सन। जो सुनकर जॉन तुरंत ही शॉक होते हुए कहता है वो लकी पर्सन। तभी एल्डर कहते हैं वो आप हैं। जिस पे जॉन के चेहरे के भाव हरे हो जाते हैं और जॉन तुरंत ही कहता है एल्डर, मुझे लगता है कि आपने किसी गलत पर्सन को चूज कर लिया। मैं तो इस स्क्रोल के अंदर फंस गया हूँ और मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। भला मुझे किस्मत वाला कैसे माना जा सकता है? जॉन को प्रेजेंट टाइम पे लग रहा था 4 सेंट मैनिफेस्टेशन स्किल जॉन के लिए कोई भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगी और साथ ही साथ वो इसे यहाँ पे फंसा देगी। भला फिर इसे कैसे ट्रेजर माना जा सकता था? तभी एल्डर कहते हैं हाँ छोटे साथी, तुम काफी ज्यादा जीनियस लगते हो, लेकिन सच में तुम हर चीज में काफी ज्यादा जल्दबाजी करते हो। तुम सिर्फ वही चीजें देख रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी आंखें दिखा रही हैं। हमें हमारी आंखों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी झूठ हो जाता है। अगर तुम्हें इस डू टेक्निक को प्राप्त करना है तो इसमें कुछ टाइम तो लगेगा ही और साथ ही साथ इसे तुम्हें समझना भी होगा, तो कुछ कीमत तो चुकानी ही होगी। उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर जोयान तुरंत अपने फेस इंप्रेशन चेंज करता है। वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि जो एल्डर ने कहा है वो सही है। हालांकि उसे पता था कि जब कोई किसी चीज को पाता है तो उसके लिए उसे कीमत भी चुकानी पड़ती है। मेहनत से ही फल मिलता है, इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। जोयान ने काफी टाइम से लो लेवल की डू टेक्निक्स का प्रैक्टिस और ट्रेनिंग किया था, लेकिन उसने कभी भी हाई लेवल की डू टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं की थी। जोयान को पता था कि सबसे हाई क्वालिटी की डू टेक्निक को कंटिन्यू ट्रेन करना पड़ता है, तभी जाकर आप उसमें मास्टर बनते हैं। ये कोई नॉर्मल डू टेक्निक्स नहीं होती। साथ ही साथ जोयान को यह भी समझ में आ जाता है कि उसके हाथ में जो डू टेक्निक का स्क्रोल है वो इंटेंट क्लास डू टेक्निक होनी चाहिए। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान के लिए मामला यह था कि आखिरकार वो इस जगह से कैसे निकले। हालांकि जोयान ये सोच ही रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले कि तभी ओल्ड मैन कहते हैं छोटे साथी, कभी कभी आंखें धोखा दे देती हैं, आपको अपनी आंखों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जोयान जैसे ही उनकी बातों को सुनता है तो तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लेता है और जैसे ही उठाता है तो वो देख सकता था कि एल्डर गायब हो गए। जिसके बाद जोयान तुरंत इसी चीज को दोहराता है, आंखों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आंखें धोखा दे सकती हैं, और आसपास की जगह को देखते हुए यही दोहराने लगता है। जिसके बाद अचानक ही जोयान कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद करता है और आसपास से अपने ऑरे को बाहर लेने लगता है और अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करते हुए बाहर की चीजों को फील करने लगता है। वो जगह जहाँ जोयान बैठा हुआ था, वो माउंटेन, आसपास के पेड़, आसपास चल रही ठंडी हवाएं, अपने सामने का वो स्क्रोल, जोयान इन्हीं चीजों को याद करने लगता है और इसके बाद जोयान का पूरा दिल और पूरा शरीर शांत हो जाता है। जिसके बाद जोयान धीरे धीरे जब अपनी आंखों को खोलता है तो वो देख सकता था कि इस टाइम पे वो आउटर वर्ल्ड में आ गया है और उसके सामने उसकी वही जाइलिन माउंटेन रेंज थी और ये सब कुछ जोयान के दिमाग में चल रहा था। जिसके बाद जोयान रिलैक्स करता है और तुरंत ही काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि जोयान ने पिछली चीज को जो फील किया था उससे उसकी मेंटल पावर काफी हद तक बढ़ गई थी, इसीलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई देती है और उसके बाद वो अपने सामने की उन चारों गोल्डन फिगर को देखता है जो कि और भी ज्यादा गोल्डन हो गई थी। अपने सामने की इन चारों फिगर को देखकर इस बार जोयान शांत रहता है और नर्वस नहीं होता और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर को उन चारों ह्यूमन फिगर पर डालने लगता है और चारों तरफ गोल्डन लाइट फैलती है और एक बार फिर से जोयान उसी जगह पर पहुंचता है जहां से अभी वो बाहर निकला था। हालांकि इस टाइम पे वो जगह काफी ज्यादा छोटी नजर आ रही थी और यहाँ पे केवल एक टाइम पे 12 से 15 लोग ही खड़े हो सकते थे। साथ ही साथ इस टाइम पे जोयान देख सकता था कि उसके सामने 4 एल्यूजनरी फिगर खड़ी हुई हैं और वो चारों साधारण पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनकी बॉडी से रिलीज हो रहा था काफी पावरफुल ऑरा। जोयान बस शांति से और पोलाइट तरीके से अपने चारों तरफ देखता और इसके बाद अपने चारों ह्यूमन फिगर को देखने लगता है जो कि उसके सामने थी। तभी अचानक एक आवाज आती है, 4 सेंट मैनिफेस्टेशन स्किल, मिडिल क्लास इंटेंट क्लास डाउ स्किल। ये मेनली किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है और इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बिग एलिफेंट स्किल, गोल्डन एलिफेंट स्किल, स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल,
और जायंट एलिफेंट स्किल। और इसके बाद एक ओल्ड मैन अपीयर होता है जिसे जॉन पहले मिला था और उनकी बात को सुनकर जॉन के फेस इंप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं और जॉन उनकी बात को ध्यान से सुनता है। तभी वो एल्डर कहते हैं बिग एलिफेंट स्किल, बिंग एलिफेंट स्किल स्पीड के लिए यूज होता है और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ सकती है और आपकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होगी, जिसके कारण आप अपनी नॉर्मल स्पीड से कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बाद आता है गोल्डन एलिफेंट स्किल, जो कि डिफेंसिव टाइप स्किल है और इसके यूज से आपकी बॉडी डायमंड की तरह अनब्रेकेबल बन जाएगी और आप किसी भी डुई अटैक को रोकने के लिए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेंथ या कि फिर फोर्स एलिफेंट स्किल, जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है और इसको कल्टीवेट कर लेने के बाद आप एक ही पंच से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते हैं और कोई भी आपके पंच को आसानी से रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद आता है जायंट एलिफेंट स्किल, जो कि आपकी बॉडी की जो साइज होता है उसे बदल सकता है और साथ ही साथ काफी पावरफुल तरीके से अपनी पावर को यूज करने के लिए ओपन कर सकता है और इसके स्किल को एक बार मास्टर कर लेने के बाद आपके सामने दुनिया चींटी के बराबर लगेगी। हालांकि अगर आप जायंट एलिफेंट स्किल को कल्टीवेट करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको पहले की 3 स्किल्स पर मास्टर करना होगा, जिसके बाद ही आप इस जायंट एलिफेंट स्किल को सीख पाएंगे। इस लंबी चौड़ी बात को सुनकर जोयान को सामान्य तरीके से इस स्किल के बारे में पता चल जाता है कि आखिरकार इसमें क्या होने वाला है और ये चारों अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट की थी, जो कि कुल मिला के जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ को ही बढ़ाने वाली थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जोयान जायंट एलिफेंट स्किल को कल्टीवेट नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पहले 3 को कल्टीवेट करना था और प्रेजेंट टाइम पे जॉन उन तीनों में से केवल एक को ही अभी चूज कर सकता था, क्योंकि एक टाइम पे पहले वो एक में ही मास्टरी करेगा जिसके बाद वो दूसरी को चूज कर पाएगा। हालांकि जॉन को पता था कि एक बार जब वो इस स्किल को पूरी तरीके से मास्टर कर लेगा तब उसे डाउडी लेवल के वॉरियर से भी डरने की जरूरत नहीं है और वो बिना अपने डुईक्वी का यूज किए हुए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करने में कैपेबल बन जाएगा। जिसके बाद जॉन काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से अपने सामने चारों ह्यूमन फिगर को देखता है और उनकी बात सुनकर जॉन समझ गया था कि ये कोई साधारण पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये चारों वही लोग थे जिसने इस डुईक्वी स्किल को मिलाकर बनाया था, जो कि किसी भी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती थी। साथ ही साथ ऐसे र्यूमर्स भी थे कि ये लोग इस कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी डुई स्किल का यूज करके ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट की थी, जो सोचकर जॉन काफी ज्यादा शॉक होता है और तुरंत ही अपने दिल में सोचने लगता है कि ये जायंट एलिफेंट स्किल इनका सबसे पावरफुल स्किल होना चाहिए और एक बार अगर जॉन इसे पीक लेवल तक मास्टर कर लेता है तो वो भी ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर से लड़ सकता है। जिसके बाद वेस्ट रीजन के 4 सुपर सेक्स से डरने की जॉन को कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि जॉन का ये थॉट था, लेकिन उसे पता था कि जायंट एलिफेंट स्किल को मास्टर करने के लिए उसे पहले 3 स्किल को मास्टर करना होगा, जिसमें पहला बिंग एलिफेंट स्किल, गोल्डन एलिफेंट स्किल और फोर्स एलिफेंट स्किल था। हालांकि जॉन की फिजिकल स्ट्रेंथ प्रेजेंट टाइम पे काफी अच्छी थी, लेकिन उसे पता था कि इस स्क्रोल को कल्टीवेट करना इतना भी इजी नहीं होने वाला है और वो केवल एक एक करके ही इन स्किल्स को चूज कर सकता है। इसीलिए जॉन थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे उसके पास इतना बड़ा ट्रेजर था, लेकिन वो एक साथ इसे कल्टीवेट नहीं कर सकता था, ना एक साथ ले जा सकता था। जिसके बाद वो तुरंत ही उदास होना बंद करता है और अपने सामने की 3 फिगर को देखता है। बिंग एलिफेंट स्पेल, जो कि स्पीड टाइप से उसे आगे बढ़ने के लिए फील करा सकती थी और पावर बढ़ा सकती थी। जोएन उसे देखता है लेकिन ज्यादा इसके बारे में सोचता नहीं, क्योंकि इस जोएन के पास प्रेजेंट टाइम पे था इसका एक्सटिंक्शन स्टेप, जिसका यूज करके जोएन काफी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर पाता था और डाउडी लेवल के वॉरियर भी उसका कंपैरिजन नहीं कर पाते थे। इसीलिए उसे प्रेजेंट टाइम पे बिंग एलिफेंट स्किल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जिसके बाद जोएन दूसरी गोल्डन फिगर को देखता है, जो की होती है गोल्डन एलिफेंट स्किल, और प्रेजेंट टाइम पे ये जोएन की फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकती थी, जिसके कारण जोएन की जो बॉडी थी वो अनब्रेकेबल बन सकती थी और साथ ही साथ काफी सारे अटैक को तो वो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही झेल सकता था। जिसके बाद जॉन को पता था कि अगर वो एक बार गोल्डन एलिफेंट स्किल को मास्टर कर लेता है तो उसके जिंदा रहने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि जॉन गोल्डन एलिफेंट स्किल को चुनना चाहता था, लेकिन तभी जॉन पीछे हटकर अपने सामने की तीसरी गोल्डन फिगर को देखता है, जो की था स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल, जिसकी अटैक पावर काफी ज्यादा थी और एक ही पंच से पहाड़ों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। जिसका मतलब था कि जॉन अपने ओपोनेंट को एक पंच में हराने का मौका होगा। हालांकि जोयान स्ट्रेंथ के सामने खड़ा होकर गोल्डन एलिफेंट स्किल के बारे में भी सोचता है, लेकिन जोयान को अच्छे से पता था कि उनमें से केवल वो एक को ही चूज कर सकता है। अभी जोयान को पता था गोल्डन स्किल का यूज करके वो डायमंड बॉडी क्रिएट कर सकता है और अटैकों से डॉच कर सकता है, लेकिन वो अटैक नहीं कर सकता। और प्रेजेंट टाइम पे अगर जोयान किसी को मार सकता है तो उससे उसे डरने की क्या जरूरत है और उससे डिफेंस करने की क्या जरूरत है। जिसका मतलब था कि पावर ही मायने रखती है। अगर आप पावर के साथ किसी को मार सकते हैं तो आपको उसके अटैक से डॉच करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है ठीक है, मैं स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल को ही चूज करूंगा। और इसके बाद जॉन अपना हाथ बढ़ाकर उस गोल्डन फिगर को टच करता है
और एक चीख की आवाज के साथ तुरंत ही वो गोल्डन लाइट जुआन के हाथ से होते हुए जुआन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसमें पूरा ही डुई मेथड और उसे कल्टीवेट करने का मेथड था वो सब जुआन के दिमाग में चला जाता है। जिसके बाद बाहरी दुनिया में जुआन की आंखें खुलती और वो अपने अपने सामने उस स्क्रोल को देख सकता था, जहाँ पे केवल 3 ही गोल्डन फिगर बची हुई थी, क्योंकि एक को तो जुआन ने टच कर लिया था ना। तो अब उसका कल्टीवेशन स्टार्ट होगा और जुआन को अब 3 को ही कल्टीवेट करना है आगे चल के। जो देखकर जुआन अचानक स्माइल करता है और इसके बाद उस स्क्रोल को बंद करता है और उन तीनों फिगर को गायब करके अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जिसके बाद जुआन की स्टोरेज रिंग से तुरंत उसका नॉर्दर्न किंग निकलकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है, क्योंकि जुआन अब पूरी तरीके से आराम करते हुए इस स्किल के बारे में जानना चाहता था। इसलिए जुआन तुरंत ही अपने दिमाग के दरवाजे खोलता है और उस स्किल को पढ़ने लगता है, जो कि उसने अभी अभी प्राप्त की थी, जिसपे लिखा होता है मिडिल लेवल स्प्लिट क्लास डाउट टेक्निक। हाँ, मैं आप लोग को बता दूं, ये सभी 4 की चारों मिडिल क्लास डाउट टेक्निक है, लेकिन स्प्लिट क्लास डाउट टेक्निक है। जब ये एक साथ मिलकर बन जाती हैं तब ये पहुंच जाती है इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक। अगर जुआन एक एक करके वो कर रहा है तो ये स्प्लिट क्लास डाउट टेक्निक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने इंटेंट कहा था तो ये स्प्लिट कैसे हो गई। ये चारों जब मास्टर कर लेगा तब जियोयान बन जाएगा, इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक को बना देगा इसे। जैसे जियोयान की इल्यूजनरी फिगर को ले लो, कोई 2 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल है, कोई 3 स्टार, लेकिन जब पूरी मिल जाती है तो 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के पीक पर पहुंच जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल के बारे में जियोयान को समझने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और उसे कल्टीवेट करने में तो जियोयान को और भी ज्यादा टाइम लगने वाला था। हालांकि स्प्लिट क्लास डाउट टेक्निक को ट्रेन करना ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन सबसे पहले जियोयान को इसके बारे में पूरी तरीके से समझना जरूरी था। इसीलिए जियोयान झट से अपनी आंखें बंद करता है और उम्मीदों के साथ इसे पढ़ना कंटिन्यू कर देता है और इसे समझना कंटिन्यू कर देता है। और ऐसे ही बैठे बैठे और इसे समझते समझते जियोयान आधे महीने तक का टाइम निकाल देता है और उसका बॉडी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। और इस टाइम तक लगभग 4 महीने जियोयान को बीत चुके थे इस माउंटेन रेंज के ऊपर आए हुए। हालांकि आधे महीने बाद जब जियोयान अपनी आंखें खोलता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है, जिसका मतलब था कि जियोयान ने इस फोर्स एलिफेंट स्किल के बारे में समझ लिया था। और इस पे सिंपल सी बात थी कि जियोयान को अपने हर एक पॉइंट पे एनर्जी को कंडेंस करना था और उसे एक फोर्स के साथ एक साथ चार्ज करना था। हालांकि जितना आसान था उतना करना आसान नहीं था, क्योंकि इस स्किल में जियोयान को काफी ज्यादा टाइम भी लगने वाला था अगर वो इसे मास्टर करना चाहता है तो। और एक बार मास्टर करने के बाद जियोयान के जीत के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ सकते थे। जियोयान को एक चीज तो समझ आ गई थी कि अगर स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल को वो कल्टीवेट कर लेता है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इससे काफी ज्यादा बढ़ सकती है और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से अपने ओपोनेंट को भी दबा सकता है बिना डुईक्यू का यूज किए हुए। हालांकि जॉन ने अभी हर एक चीज को समझ लिया था, जिसका मतलब था अब टाइम है ट्रेनिंग का। जिसके बाद जॉन तुरंत ही अपनी आंखें बंद करता है और स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल की हर एक चीज को याद करने लगता है और अपने बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल कर पूरी ताकत से उन्हें बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जॉन का दिमाग हर एक मेरिडियन और हर एक चैनल पॉइंट को कंट्रोल कर रहा था। इस टाइम पे जो जियोयान थोड़ी सी भी मूवमेंट करता था तो उसके आसपास की पूरी जगह ही कांपने लगती थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जियोयान स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल का कल्टीवेशन कर रहा था, तो दूसरी ओर एक और माउंटेन रेंज के अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही थी। जिलिन माउंटेन रेंज और ये माउंटेन रेंज एक दूसरे के सामने ही थी, जहाँ पे जिलिन माउंटेन रेंज साउथ में और सामने वाली माउंटेन रेंज नॉर्थ में थी। हालांकि इनके बीच की दूरी लाखों मीलों की थी और उस माउंटेन रेंज में हमें जगह दिखाई जाती है जो कि होती है ग्रीन हंचबैक माउंटेन रेंज। हंचबैक यहाँ पे एक माउंटेन रेंज का नाम था और ये वो जगह होती है जहाँ पे चायो यांग किंगडम से निपटने के लिए 4 सुपर सेट ने अपना एक अलायंस बनाया था और अपनी इस जगह को कब्जा में करके यहाँ पे रहने के लिए एक ठिकाना क्रिएट किया था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे इस जगह पर चारों सुपर सेट का कंबाइन कब्जा था। भले ही वो एक दूसरे से दूर थे और जलते थे, लेकिन इस टाइम पे वो यहाँ पे एक साथ ही रहते थे। और इस टाइम पे यहाँ पे जिसे किंगडम की बारी थी गार्ड करने की, वो था स्काई फ्रॉड सेक्ट। साथ ही साथ इस माउंटेन रेंज के ऊपर काफी सारे मैंसन्स और इमारतें भी थी जो कि काफी ज्यादा लग्जीरियस होती हैं। जिसके बाद हमें हेवंस रॉड सेक्ट का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग खड़े थे और इस मेन हॉल में चारों सुपर सेक्ट के लोग अलग अलग बैठे थे। हालांकि ये लोग बैठे भले ही थे साथ में, लेकिन इनकी आंखों में जेलिसी और हॉस्टिलिटी को साफ साफ देखा जा सकता था, यानी दुश्मनी को। यहाँ तो इनके फेस इंप्रेशन देखकर यही लग रहा था कि अगर किसी भी बात पे इनकी असहमति होती है तो तुरंत ही फाइट स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि हर कोई फाइट करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे मैन सीट पे बैठे हुए एक दबंग और पावरफुल पर्सन को देखकर सभी लोग चुप थे, जिसने गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे। और इस पर्सन की बंद आंखें धीरे धीरे ओपन होती हैं। इस पर्सन की पावर होती है 8 स्टार डाउडी लेवल की और यह वही होता है जिसने ग्रीन जेट सिटी पर जियोयान को हेवली इंजर्ड कर दिया था, हेवंस रॉड सेक्ट का लीडर जियान मिंग। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। तो आप लोग तब तक इसे एंजॉय करो, क्योंकि अगर मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा तो घोटाले हो जाएंगे और आप लोग परेशान हो जाओगे। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होने वाला है। इसे एंजॉय करो। बाय बाय।